अस्सलाम वालेकुम। डेटा एनालिसिस के हवाले से मैं कुछ आप लोगों से वीडियो शेयर करना चाह रहा था। पहले मैंने सोचा था कि ये काम आप लोगों को दूंगा ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकेंगे कि किस तरीके से जो है वो डेटा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसे कैसे जो है वो आप एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। तो मेजर काम तो आप लोगों को ही करना है, बस मैं कुछ चाह रहा हूँ कि मैं कुछ स्टार्ट करा दूंगा किस तरीके से काम जो है वो आप करना शुरू कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो दो फाइल्स, एक फाइल बल्कि मौजूद है। ये मैंने एक जेसॉन फॉर्मेट में वर्ल्ड और सिटीज का डेटा जो है ना वो जमा किया है। अगर मैं इसको फायरफॉक्स में इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखो शायद ये ओपन हो जाए। तो ये आप लोगों को नजर आएगा कि किस तरह का वर्ल्ड और सिटीज का डेटा है। अब डेटा कहीं ना कहीं से हमें मिल ही जाता है, आजकल बड़ा आसान है और डिफरेंट फॉर्मेट में मिल जाता है। और अगर वो हमारे काम का फॉर्मेट में ना हो तो भी हम उसको डिफरेंट फॉर्मेट में जमा कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डेटा इस तरह के फॉर्मेट में, जिसको हम जेसॉन फॉर्मेट कहते हैं, इसमें जमा है, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और दोबारा अपने कोड के ऊपर आना चाहता हूँ। तो मैंने इसको देखते हुए कि इसके अंदर अब मैं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना चाह रहा था, ना कोई जेसॉन का एडिटर जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा था, तो मैंने उसके लिए आसान काम ये किया कि एक लाइब्रेरी, यानी कि जेसॉन की एक लाइब्रेरी थी, वो मैंने इंपोर्ट कर ली है। वो नॉर्मली तौर पर पाइथन के साथ इंस्टॉल ही होती है। अगर आपने एनाकोंडा वगैरह लिया हुआ है, नहीं हो तो फिर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे पिप के जरिए या कोंडा इंस्टॉल के जरिए। मैंने जो है वो उसके बाद एक फंक्शन बनाया है जिसको मैं फाइल नेम पास कर रहा हूँ। और जब भी मैं इस फंक्शन को जो भी फाइल नेम पास करेगा, ये उसको ओपन करेगा और ओपन करने के बाद उसके डेटा को जेसॉन फॉर्मेट में लोड करके एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, यानी कि तमीज से बनाने के लिए क्या किया कि ट्राई और एक्सेप्ट वाली कहानी भी लगा दी, ताकि अगर जो है डेटा जो है वो सही फॉर्मेट में ना हो और या फाइल जो है वो किसी वजह से किसी प्रॉब्लम का शिकार हो, तो आपका कोड जो है वो ब्रेक नहीं होगा, बल्कि आपका कोड जो है वो कोई ना कोई आपको एक तमीज से एरर दे देगा और उसके बाद जो है वो आगे चला जाएगा। तो आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा और एंड होगा कहीं ना कहीं से, अबजी सा ब्रेक नहीं होगा। जब आप पाइथन के अंदर कोई भी एरर जो है वो नजर आता है आपको, तो वो बहुत ही खतरनाक किस्म का होता है और वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, यानी कि जो काम की चीज होती है सबसे आखिरी में होती है। तो खैर, हमने तो ये अपना कहानी यहाँ पे लगा दी है कि अगर वैल्यू एरर होगा तो हम ये वाला बता देंगे, और अगर इसके अलावा कोई भी एरर होगा तो हम ये एरर दे देंगे। और अगर ट्राई कमांड जो है सक्सेसफुल हो जाती है या फेल हो जाती है, दोनों सूरतों में हम डेटा रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए फाइनली में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डेटा जो है वो या तो सक्सेसफुल लोड हो जाएगा, तो जो भी जेसॉन का फाइल से डेटा लोड हुआ हुआ है वो इस डेटा के वाले वेरिएबल में आ जाएगा। अब इसकी टाइप क्या होगी, इसमें डेटा किस तरह सेव होगा, वह बात की कहानी है, लेकिन डेटा आ जाएगा। और अगर कोई एरर आ जाएगा तो ये वाला काम नहीं हो सकेगा, और अगर ये वाला काम नहीं हो सका तब भी हम दोनों सूरतों में डेटा जो है वो रिटर्न कर देंगे। अब या तो डेटा के अंदर जेसॉन वाला डेटा, जिस उस फाइल का डेटा होगा जिसको हम जेसॉन फाइल कह रहे हैं, या वो वाला डेटा होगा जिसको हम जिसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि ब्लैंक है। तो मैंने यहाँ पर जो है जो है अपने मेन फंक्शन के अंदर, जिसको मैं ऑलरेडी कहीं और से कॉल कर रहा हूँ, उस फंक्शन के अंदर जो भी फाइल नेम मैं दूंगा उसको हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे अपने मेन वाले फंक्शन से, और डेटा हमें रिटर्न के तौर पर मिल जाएगा, ये लाजमी तौर पर मिलेगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर डेटा की लेंथ जो है वो 0 है, इसका मतलब है कि जेसॉन फाइल में कुछ गड़बड़ थी। अगर नहीं है तो फिर हम अपनी कहानी यहाँ से शुरू कर देंगे। अब ये मेन का फंक्शन भी है जो मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, ये एक पाइथन का स्टाइल है जिसके जरिए आप किसी भी स्क्रिप्ट फाइल को रन कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल कोड है कि अगर आपको जो है ये इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो
आपका जो पाइथन का स्क्रिप्ट है वो आप कमांड लाइन से चला सकते हैं। तो ये बस याद रखना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो इसमें यह है कि जब भी ये प्रोग्राम चलेगा तो ये इस चीज को देखेगा, अगर ये चीज मिल जाएगी तो सबसे पहले इसी को रन करेगा, बाद में इसकी बाद बड़ी चीजों को रन करेगा। तो इसके अंदर आप देखें, मैंने जो है वो करंट फोल्डर के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर जो है वो वर्ल्ड सिटीज अंडरस्कोर जेसॉन डॉट जेसॉन के नाम का रखा हुआ है, फाइल रखी हुई है। यही फाइल जो है वो यहाँ पर इसको बता रहा हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैंने कोई कमांड लाइन आर्गुमेंट तो इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो फाइल का नाम, मैं इस प्रोग्राम को जब चलाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ पर पाइथन लिखूंगा, ये आप देख रहे होंगे मेरी कर्सर को, पाइथन लिखने के बाद इस प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ अगर, कंट्रीज एनालिसिस डॉट पी वाई, और मैं इसको भी चला सकता हूँ। इस कंडीशन में मेरे पास जो है वो एक जो मेन मेरा पाइथन का प्रोग्राम है, और दूसरा ये एक आर्गुमेंट, तो ये हो गया। या इसके बाद मैं फाइल का नाम भी दे सकता हूँ, कोई और फाइल अगर मैंने चलानी है, एक और फाइल मैंने ढूंढ ली हो अगर फर्ज करें, तो मैं उस फाइल का नाम दे सकता हूँ, या इसी फाइल का नाम दे सकता हूँ। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर आपको कोटेशन वोटेशन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो दोनों चॉइसेस जो है वो आपके पास मौजूद है। अभी मैं जो है वो वाली चॉइस देख रहा हूँ कि अगर लेंथ जो है वो 2 है, यानी आपने 2 कमांड लाइन पैरामीटर पास किए हैं, आपने जो है वो इसको इस तरह यूज किया हुआ है कमांड लाइन के अंदर, डी कॉलन जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, वहां पर आपने लिखा हुआ है पाइथन, और पाइथन के बाद जो है वो प्रोग्राम का नाम लिखा, और उसके बाद फाइल का नाम लिख दिया, जैसे वर्ल्ड। तो अब ये कितने पैरामीटर हो गए? 2 हो गए, एक ये वाला पैरामीटर और ये वाला पैरामीटर। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेन प्रोग्राम ये है, इस प्रोग्राम के 2 पैरामीटर हैं, ये वाला है और एक ये वाला है। तो आपने यहाँ पर चेक किया, अच्छा इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा स्पेस से। तो दो स्पेस है, एक स्पेस ये वाला है और एक स्पेस ये वाला है, तो ये एक पैरामीटर ये हो गया, एक पैरामीटर हो गया, पाइथन हो गए। अब इस मैंने चेक कर लिया कि भाई मेरे पास आर्गुमेंट जो दिए गए हैं वो 2 है। तो असल में देखा जाए तो इसमें आर्गुमेंट की लेंथ है, मैंने 2 लगाई हुई है, इसका मतलब आर्गुमेंट मेरे पास ये वाला और ये वाला हो सकता है। तो मैंने देखा कि आर्गुमेंट की लेंथ 2 है। अगर 2 है तो वो क्या करेगा, तो आर्गुमेंट नंबर 1 से डेटा उठाकर अपने इस फोल्डर में, इस फाइल, इस वेरिएबल में लाके रख देगा। अब ये 1 क्या होगा, ये देखें, ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 1 है। तो 1 जो है, यानी इसका ये पूरा का पूरा डेटा जो है, स्पेस के बाद वाला डेटा जो है वो इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। और अगर मैं नहीं दूंगा तो यही वाला रहेगा। और मैंने यहाँ लिख दिया कि डिफॉल्ट फाइल नेम यूज कर रहा है, और ये मैंने तरीके कार्य बता दी सिर्फ प्रिंट के लिए, और उसके बाद मैं मेन फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो मैंने मेन फंक्शन कॉल किया, और मेन फंक्शन कॉल करने के बाद अगर मेरा सब कुछ सही रहा, यानी कि डेटा बेटा मिल गया, तो डेटा मुझे जो है वो इस वेरिएबल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने डेटा की टाइप चेक की, अभी तक मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया, मैं इसमें से हटा भी रहा हूँ कि यार मैं सबसे पहले पता किया कि भाई डेटा की टाइप है क्या। तो मैं इसको आप चलाता हूँ, ये मैं अभी VS कोड में चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आखिर में लिखा हुआ है क्लास लिस्ट, और इससे पहले इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जो जो मैंने प्रिंट की थी कि यूजिंग डिफॉल्ट फाइल, ये वो। अब मुझे पता लग गया कि ये असल में मुझे फाइल में को इसने इस डेटा को लिस्ट के तौर पर कन्वर्ट किया हुआ। तो अब मैंने क्या किया, उसके बाद जो चीज मैंने रिमूव की थी दोबारा लगा देता हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो लिस्ट है, और मैंने इसकी फिर लेंथ भी पता कर ली कि भाई इसकी लेंथ कितनी है। तो मुझे पता लगा कि भाई इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। एक मरतबा और प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये सही से समझ में आ जाए। तो ये देखें काफी बड़ी लेंथ है, एरेज जो है वो इसमें इतने सारे हैं। तो मैंने अब दोबारा जो है वो इसमें एक एलिमेंट उठाया, और एक एलिमेंट के बाद डेटा उठाया। अब मैं जो हूँ वो यहाँ पर, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस लेंथ के साथ साथ जो है वो एक एक डेटा की टाइप भी पता कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मुझे ये पता नहीं था कि इसके अंदर मजीद एरे सब एरे तो नहीं बने हुए। तो मैंने पहले क्या किया, एक डेटा उठाया और उसकी लेंथ, उस एलिमेंट की लेंथ और उसकी टाइप दोनों पता कर ली। तो मुझे पता लगा कि सारे के सारे अंदर जितनी भी लेंथ है, वो लेंथ तो उनकी 4 4 है, लेकिन जो है ना डेटा जो है वो डिक्शनरी है। तो फिर मुझे लिए काम आसान हो गया, मुझे पता है कि ये डिक्शनरी है।
और डिक्शनरी को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास, अगर मुझे डिक्शनरी के आइटम्स चाहिए तो उसके लिए जो है मैं, मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है कि मैं जो हूँ वो एक एक एलिमेंट को उठाऊं, जिसके जरिए मेरे पास एक डेटा के अंदर जो एक वेरिएबल है एलिमेंट, तो इस एलिमेंट के आइटम्स के मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ। जब मैं आइटम्स के मेथड को कॉल करूंगा तो मेरे पास दो चीजें आएंगी, एक की आएगी और एक वैल्यू आएगी, और मैं इसको प्रिंट करके, अब मैं यहाँ पर फिर जो है वो प्रिंट करके दिख रहा हूँ। सॉरी, अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें वो दे रहा है। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि भाई इस, ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, की तो मेरे पास, मुझे पता है क्या है, वैल्यू की जो टाइप है वो क्या है। तो मैं यहाँ पर टाइप लगा देता हूँ, अभी वैल्यू की जो टाइप है वो क्या है। तो मुझे पता लगा कि ज्यादातर जो क्लास है, किसी में str है, किसी में इंटीजर है, ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग्स जो है वो मेरे पास मौजूद है। अब यहाँ पर जो चैलेंज मेरे सामने आ रहा है वो ये है कि मेरे पास डेटा है बहुत ज्यादा, और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो अभी हम आगे जाकर इसको पढ़ेंगे कि किस तरह ये पेंडास के अंदर सारा का सारा डेटा जो है मैं उठा सकता हूँ। लेकिन अभी जो है मेरे पास पेंडास नहीं है, तो मैं जो हूँ वो डेटा जो है उसको नॉर्मल पाइथन के जरिए प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो है वो, इसमें एक जो अहम चीज है जो मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको बार बार प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को चलाता हूँ, और मैं जो हूँ वो इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को भी अंदाजा हो रहा होगा कि एक ज्यादा अच्छी अप्रोच जो है वो है कि मैं यहाँ पर इस पूरी की पूरी चीज को उठाकर जुपिटर नोटबुक पे ले जाऊं। तो अब उसका एक तरीका तो ये है कि मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर इस कोड को चला लूं। विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये भी सपोर्ट करता है जुपिटर नोटबुक को, लेकिन मैं जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं जो हूं वो डायरेक्ट अपनी जो क्लासिकल जुपिटर नोटबुक है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं। तो अब इसके अंदर मसला यह है कि मेरे पास अपना एक कंसोल है, मैं अपने लोकल कंप्यूटर से जुपिटर नोटबुक चला रहा हूँ। क्योंकि ये डेटा जो है वो मेरे पास लोकली अवेलेबल है, तो मैं इस जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे चला रहा हूँ, और देखते हैं कि कहाँ पर ये मेरे पास अवेलेबल होती है। मैंने कॉपी लिंक किया है और ये खुद ब खुद ओपन हो गया, मैं इंतजार कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी अभी फाइल मौजूद नहीं है। मैंने एक न्यू जो है वो पाइथन 3 जो है उसका वर्जन निकाल लिया है, और उसको इस वाले पूरे के पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर, सॉरी ये प्रोग्राम कॉपी नहीं हुआ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड के पूरे प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लाके कॉपी कर देता हूँ। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं जुपिटर के हिसाब से डिफरेंट इसकी स्लाइसिंग कर लूंगा ना, ताकि मुझे जो है वो बार बार जो है वो इसको प्रोसेस करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले जो है मैंने जो है वो यहाँ से ये मेन का फंक्शन जो है, अब यहाँ पर मुझे वो मेन फंक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैं जो हूँ वो यहाँ से सब मैंने हटा दिया है और इसको मैंने यहाँ से चला दिया। ठीक है, और अब जो है वो मैं यहाँ पर मेन का फंक्शन जो है वो यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर अब एनालिटिकल मोड में आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ पर मेन का फंक्शन वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट जो है इस चीज को कॉल कर लूंगा, और इस वाले सेल को मैं मजीद आगे ले जाऊंगा। तो अब इसके अंदर क्योंकि फाइल नेम मैंने उड़ा दी है, तो मैं यहाँ पर फाइल नेम लिख दूंगा, ताकि इसको मैं अगले सेल में डाल देता हूँ, और यहाँ पर फाइल नेम दे दूँ जो मैंने यहाँ पर फाइल नेम रिमूव कर दी थी।
अब हम जो है वो एनालिसिस मोड में आ गए, पहले हम प्रोग्राम मोड में काम कर रहे थे, अब हम एनालिसिस मोड में आ गए, तो थोड़ी सी चेंजेस जो है वो हमें करनी पड़ेगी। बाद में अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे तो आप फिर डायरेक्ट प्रोग्राम मोड में या कोड मोड में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिस्ट है और ये स्क्रिप्ट है और ये सारी कहानी जो है वो मुझे बता रहा है। अब मैंने जो है वो यहाँ पर दोबारा इस सेल को चलाया। अब इससे फायदा ये होगा कि मुझे जब भी इसको रिमूव करना होगा, आउटपुट रिमूव करना होगा, तो मैं व्यू में जाऊंगा, सॉरी सेल में जाऊंगा मैं और क्लियर कर दूंगा। तो मेरा काम, अब मैं नए सेल में आ गया हूँ, मेरे पास ये पता है कि मेरे पास एलिमेंट्स और डेटा, ये डेटा और इसमें एलिमेंट जो है वो मेरे पास मौजूद है। अब मुझे यहाँ से फर्दर एनालिसिस करना है। तो एक तरीका जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि भाई मेरे पास वैल्यू भी है और एलिमेंट भी है। अब यहाँ पर जो है वो मुझे अपने इस डेटा को देखना है। अच्छा, इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यह डाक प्रिंट लिख के यहाँ पे डेटा ही लिख दूँ। तो अब उससे क्या होगा कि जब मैं इस सेल को चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेटा यहाँ पर जमा हो गया। अब मैं इसको एनालिसिस करने से पहले देख भी सकता हूँ कि इसमें पहले वाली जो डिक्शनरी है वो में कंट्री है, जीनोम आईडी है, लीज है, ये इसका मतलब है इसके अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज मौजूद है। ठीक है, जबकि मैं जब इस सेल को चला रहा हूं तो ये मुझे बता रहा है कि कुछ एसटीआर है, कुछ वैल्यूज है। तो मुझे ये पता है कि ये सारी की सारी जो है डिक्शनरीज हैं। इस डेटा के जो एरे है उसमें बहुत सारी डिक्शनरीज दी हुई है और ये डिक्शनरीज का स्ट्रक्चर है। अब मुझे इसमें से कुछ डेटा उठाना है, मिसाल के तौर पर मुझे कंट्री का नाम उठाना है और उनकी आईडी उठानी है, उनका नेम उठाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से उठानी है। तो मैं जो हूँ इस डिक्शनरी को अब किस तरीके से पार्स कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे ये आइडिया हो गया कि ये डिक्शनरी का स्ट्रक्चर है। अब मेरे पास जो है वो हर डिक्शनरी के स्ट्रक्चर के लिए की वैल्यू मौजूद है, की वैल्यू इन एलिमेंट। यहां मैं लिख भी दूं कि ईच एलिमेंट, बल्कि इसको हम चेंज कर देते हैं, डेटा डीसीटी, कंट्री डीसीटी, कंट्री डिक्शनरी जो है वो इसको हम कर देते हैं। और यहाँ पर भी मैं जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि नाम जो है वो जितना ज्यादा बेहतर होगा उतना ही फायदा है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर अपने इस कंट्री और की डिक्शनरी जो है उसको आप जो है वो मजीद मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। अब मेरे पास कंट्री है जिसका नाम है और उसकी जीनोम आईडी है और उसका, उसके बाद जो है वो उसके सब कंट्री की आईडी है और एक उसका एक नाम भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उसका नाम है रासुल खैमा और सब कंट्री है रैसुल खैमा। यहाँ पर मुझे नहीं पता लेकिन मेरा ख्याल है कि सब कंट्री के मदद मतलब है कि उसका कोई स्टेट या प्रोविजन जो भी है। तो इस तरह की मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर आ सकती है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है मैं किस तरीके से मैनेज करूं, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखें मेरे पास कंट्री बार बार आ रहा है। कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर कंट्री, फिर यूनाइटेड एमिरेट्स। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो बार बार मेरे पास जमा हो रही हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मुझे, इसका मतलब ये है कि अब ये डेटा है इसको मुझे सही से पार्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपनी एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, उसका नाम है कंट्री सिटीज। कंट्री सिटीज जो है वो मेरी एक डिक्शनरी होगी। मैं इसको जो है वो यूं भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों के अंदर आप इसको रन करेंगे। या मैंने गलत लिख दिया,
ये मैंने पता नहीं क्यों प्रिंट लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर मैं इसको चला रहा हूँ और इसके अंदर क्योंकि मैंने डेटा नहीं दिया हुआ तो मुझे ये एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा अभी की वैल्यू के तौर पर। अब यहाँ पर मैं आइटम्स लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने आइटम भी लिख दिए। तो ये आप लोगों के साथ भी इस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, छोटे छोटे अजीब अजीब से एरर आते हैं, जैसे आप घबराहट होती है जब आप खुद रात में 12 बजे के करीब काम कर रहे हो। तो लेकिन ये अब मेरा मसला ये है कि ये डेटा मुझे इस तरह का जो है वो मेरे लिए काम का नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक इसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास जो लॉजिक है वो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि एक कंट्री हो, यानी कि एक डिक्शनरी इस तरह की होनी चाहिए जिसमें कंट्री का नाम हो। जैसे कंट्री का नाम है एंडोरोरा, और उसके बाद कॉलन के बाद एक एरे हो, और उस एरे के अंदर सिटीज के नाम हो ना। ठीक है, जैसे सिटी का नाम है LAVELAA, इसमें तो एक ही सिटी था। अब उसके अंदर कोई दूसरा सिटी हो तो दूसरा हो, या इसको हम आसान बना लेते हैं कि जैसे कंट्री है पाकिस्तान कॉलन, और यहाँ पर कराची आ गया, फिर ऐसे। अब इसके लिए मुझे जो है वो लॉजिक बनानी है। अब ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है ना। तो मैं अभी इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ और मैं अपनी भी लॉजिक बना रहा हूँ, और आप लोग भी अपनी लॉजिक बनाएं कि किस तरीके से इस डेटा को जो इस तरह नजर आ रहा है की वैल्यू पेयर के अंदर, इसको हम की और एरे पेयर्स में कन्वर्ट करें। तो देखते हैं कि इसमें आप लोग कैसे कामयाब होते हैं और मैं कैसे कामयाब होता हूँ। अगली वीडियो में फिर मैं इसका आपको जो मेरी लॉजिक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जब तक जो है इसको यहाँ तक बनाने की कोशिश करें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं इस फाइल का को भी अपलोड कर दूंगा, और फिर कोई मसला हो तो मुझसे व्हाट्सएप या डिस्कॉर्ड के ऊपर जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। वीडियो में के नीचे कमेंट डालने की जरूरत नहीं, वो मैं देख ले रहा हूँ।